हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल में पूर्व, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नवपाषाण काल का अध्ययन कर लिया है। इसके साथ ही हमने ऐतिहासिक काल का जो प्राचीन इतिहास है, इसमें वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत और महाजनपद काल, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम 3 से 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिनमें मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण और मेघवंश शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य काल को। लेकिन मौर्य काल को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मगध जो साम्राज्य था, उसमें जितने भी राजवंश थे, उनमें से किन किन राजवंशों का छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिला है और किन राजवंशों का छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहा। तो मगध का इतिहास कई राजवंशों से जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले है हर्यक वंश, इसके बाद है शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों राजवंशों के कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। इसके बाद है मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासन भारत के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था और हाँ, इस वंश के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाए गए हैं। मौर्य के बाद सुंग वंश और कर्ण वंश का शासन रहा, लेकिन उनके कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले। हालांकि जो सुंग वंश है, इनका अल्पकालीन प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखता है, लेकिन कोई प्रमुख साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर आया सातवाहन वंश, जिनका शासन मौर्यों के बाद हुआ। इस वंश के भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से मिलते हैं। तो सारांश यह है कि मगध के महान साम्राज्य से जुड़े 7 प्रमुख राजवंशों में से केवल 2 ही ऐसे हैं जिनके प्रमाण छत्तीसगढ़ की धरती पर मिलते हैं, मौर्य और सातवाहन। मौर्यकालीन साक्ष्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मौर्य काल से सम्राट अशोक के साक्ष्य मिलते हैं। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है कलिंग शिलालेख से। इसे कलिंग शिलालेख या 13वां शिलालेख कहा जाता है अशोक का। और यहीं से हमें जानकारी मिली कि सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अगर कलिंग पर आक्रमण किया जा रहा है तो इसका रास्ता जो है मगध से कलिंग को जोड़ने वाला, ये छत्तीसगढ़ से होकर जाता है। आगे हम देखते हैं अशोक के कलिंग अभियान के दौरान यात्रा के लिए कौन सा रूट लिया गया होगा। तो ये कलिंग है जो उड़ीसा में है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। बस्तर हमेशा से छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था, तो यहाँ पर ये बस्तर का भाग अलग था जिसे दंडकारण्य कहा जाता था, और ये जो है ये दक्षिण कोसल कहा जाता था। तो ये दक्षिण कोसल का भाग है और ये बस्तर का भाग है। यहाँ पर है मगध। मगध जहाँ सम्राट अशोक का शासन था। तो सम्राट अशोक का जो कलिंग अभियान था, ये संभवतः हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग यानी कि सरगुजा से, जो बिलासपुर संभाग है, यहाँ से होते हुए ये कलिंग तक पहुंचा था। इसीलिए हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं रामगढ़ की पहाड़ी पर। इसके बाद शक्ति, रायगढ़ और रायपुर, यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान देनी है कि बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था। तो जब मगध कलिंग पर आक्रमण करता है, तो जो बस्तर के राजा थे, इन्होंने मगध का साथ नहीं दिया था, इन्होंने दिया था कलिंग का साथ। तो मगध का साथ दिया था दक्षिण कोसल ने। दक्षिण कोसल यानी कि जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है। यहाँ पर अशोक के कई सारे साक्ष्य मिले हैं, ये बताता है कि अशोक का प्रभाव रहा होगा। तो दक्षिण कोसल ने साथ दिया था मगध का कलिंग अभियान में, और बस्तर ने कलिंग का साथ दिया था। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं मौर्य काल को। मौर्य काल में हमें देखना है कि मौर्यकालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। 2 चीज सीजीपीएससी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी मगध यानी कि मौर्य काल से जुड़ा जो शासक था, फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो या अशोक हो, किसी ने भी छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया, यहाँ रहकर शासन नहीं किया। इसलिए हमें यहाँ पर जो फोकस करना है, ये करना है कि यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले थे, और साक्ष्य के साथ देखना है कि वो साक्ष्य किस जगह से मिले थे और किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे। और जो साक्ष्य मिले हैं वो भी अशोक कालीन है, और इसका कारण है उनका मगध से कलिंग पर आक्रमण। संभवतः जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, तो जो रूट इन्होंने लिया था कलिंग तक पहुंचने के लिए, वो छत्तीसगढ़ से होकर जाता था। तो चलिए अब मौर्यकालीन साक्ष्य जो मिले हैं, जिन जगहों से मिले उनको देख लेते हैं। तो पहला है रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में हमें देखना है एक जोगीमारा गुफा और एक सीता बेंगरा गुफा। इसके बाद
कपाटपुरम और कोटाडोल, यहाँ से भी हमें मौर्यकालीन साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो इन जगहों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा को वरुण का मंदिर भी कहा जाता है और इसके लोकेशन की बात करें तो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। 30 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी तथा इसका जो द्वार है, जो दरवाजा है, ये पूर्व की ओर है। यहाँ हमें अशोककालीन लेख की प्राप्ति हुई है जिसका भाषा है पाली और लिपि ब्राह्मी। इसमें देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा का उल्लेख है। यहीं पर भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने भी अंकित हैं। कैप्टन टी ब्लास ने सन 1904 में इन चित्रों का अवलोकन कर इन्हें 2000 साल पुराना माना था। अगला है सीता बिंगरा गुफा जो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है और यह भारत की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। इसे 2000 साल पुराना माना जाता है और यह पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसंधान द्वारा पता चलता है। यह नाट्यशाला प्रसिद्ध भरत मुनि द्वारा वर्णित नाट्य मंडप जैसी है और इसकी लंबाई है 44 फीट और चौड़ाई है 15 फीट। अगला है कोटाडोल। कोटाडोल जो कि एमसीबी में है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। यहाँ पर अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और एक जगह है कपाटपुरम, यहाँ से अशोक के लठ मिले हैं। अशोक के लठ यानी कि अशोक स्तंभ। अगला जो मौर्यकालीन प्रमुख साक्ष्य है वो है आहत सिक्के। देखते हैं कहाँ कहाँ से मिले थे। पहला है जांजगीर चांपा में अकलतरा, यहाँ से हमें 259 सिक्के 259 सिक्के मिले थे। इसके बाद ठठारी जो शक्ति में है, यहाँ पर 253 बार, सारंगगढ़ से 15 सिक्के और तारापुर रायपुर से 15 सिक्के। तो कुल आपको 4 जगह याद रखना है जहां पर आपको सिक्कों का नंबर याद रखना है। अकलतरा 259 सिक्के, ठठारी से 253 सिक्के, बार से 15 और तारापुर से 15। इन जगहों के अलावा भी और जगह थे जहां पर सिक्के मिले थे, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आहत मुद्राएं मिली थी ये सोनगल श्रेणी की थी। यहाँ पर कोई भी आप धातु लेते हैं जैसे तांबा और चांदी और यहाँ पर हम हथौड़े से इसको प्रहार करते हैं। बार बार प्रहार करने से ये एक शेप ले लेता है, इसे ही आहत सिक्का या आहत मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ पर जो धातु इस्तेमाल किया जाता था मौर्य काल में ये तांबा और चांदी था। तो जो सोनगल श्रेणी की आहत मुद्राएं मिली थी वो गुजरा और आरंग से मिली थी और इसके खोज करता है डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र जो 1969-70 के दौरान इसका खोज किए थे। और भी अन्य जगह इनको देख लेते हैं। तो देवगांव, सारंगगढ़, आरंग रायपुर, पुड़ेला रायपुर और गुजरा गांव, तो इन जगहों से हमें मौर्यकालीन सिक्के मिले थे। एक बात आपको और याद रखना है कि जो मुद्राएं मिलती थी इनमें मयूर का अंकन होता था और मयूर को मौर्य काल से जोड़ा जाता था। तो कौटिल्य के अनुसार जो मौर्यकालीन सिक्कों का वजन होता था ये 32 रत्ती का होता था और उनमें 4 चिन्ह होते थे। पहला हाथी, बैल, नेत्र बिंदु जो गोला में होते थे, और चौथा है हल से जुड़े 2 बैल। मौर्यों के पतन के बाद अनेक राजवंशों का उदय हुआ, इनको हम देख लेते हैं। मौर्य का जब पतन हुआ तो उत्तर में हमें देखने को मिलेंगे सुंग वंश, दक्षिण में हमें देखने मिलेंगे सातवाहन और पूर्व में कलिंग या चेदी वंश, और वहीं उत्तर पूर्व में हमें यवन देखने को मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जब मौर्यों का प्रभाव खत्म होता है तब हमें एकदम अल्पकाल के लिए सुंग वंश का प्रभाव दिखता है। हालांकि इनके कोई साक्ष्य प्रमुख मिले नहीं है, लेकिन मौर्यों के बाद जो प्रमुख राजवंश आता है छत्तीसगढ़ में यह है सातवाहन। सातवाहन में हमें शासकों के नाम भी देखने को मिलेंगे और साक्ष्य भी मिलेंगे। तो सातवाहन वंश खुद को दक्षिणापद स्वामी कहते थे और छत्तीसगढ़ में जब मौर्य काल खत्म हुआ तब उदय हुआ सातवाहन वंश का। यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो, तो यहाँ पर जो सुंग वंश है, वंश है और सातवाहन वंश है, ये तीनों ही ब्राह्मण डायनेस्टी के थे। और इनमें से जो सुंग वंश है और कण्व वंश है इनके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते शासन के। इनके किसी भी राजा का उल्लेख छत्तीसगढ़ में शासन किया हुआ नहीं मिलता है, लेकिन सातवाहन वंश के शासकों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। साथ ही यहाँ पर इनके साक्ष्य भी मिलते हैं। सुंग वंश था ये छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किए, बस इनका अल्पकाल एक प्रभाव रहा था। तो हम एक बेसिक डिटेल देख लेंगे सुंग वंश का और हम सातवाहन को डिटेल में पढ़ेंगे। जो सुंग वंश है इनका शासनकाल रहा है 185 से 152 ईसा पूर्व तक और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग। जो लास्ट मौर्य शासक थे बृहद्रथ, इसके सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग और पुष्यमित्र सुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके राज्य गद्दी पर कब्जा किया जाता है और इसके बाद सुंग वंश का स्थापना होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौर्यों का प्रभाव रहा था और मौर्यों को रिप्लेस किया गया सुंग वंश के द्वारा, इसीलिए जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिल्कुल कम समय के लिए हमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इनका अधिकार देखने को मिलता है।
लेकिन मौर्यों के पतन के बाद यहाँ सातवाहन ज्यादा एक्टिव हो गए। तो मौर्यों के पतन के बाद हमने यहाँ पर देख लिया सुंग वंश का। अब देख लेते हैं चेदी वंश को, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे सातवाहन को। अगला है मेघ वंश या महामेघ वंश, या इसी को जो अन्य नाम है इसका चेदी वंश है। अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। राजा थे खारवेल, जो इस वंश के तीसरे नंबर के शासक थे। इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था ये 182 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये जैन धर्मावलंबी थे। तो आगे हम देखते हैं सातवाहन वंश को। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। यह है महाराष्ट्र, जहां पर सातवाहनों का शासन था और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। खुद को दक्षिणापद स्वामी कहते थे। इसका मतलब है कि यहाँ से जो दक्षिण का भाग था ये पूरा सातवाहनों का था। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मेघ वंश था, इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं था। यहाँ पर सुंग वंश जो अल्पकालीन छत्तीसगढ़ पर प्रभाव डाले थे। इसके बाद यहाँ यवन था जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं था। तो मौर्य के पतन के बाद हमने जो वंश देखे थे वो यही हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़, इसके उत्तर में सुंग, ये मेघ, नीचे हमने देखा था सातवाहन जो महाराष्ट्र से लेकर पूरे दक्षिण तक फैले हुए थे। इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट था यहाँ पर यवन। तो सातवाहनों का डिटेल देखते हैं। इनका जो शासन काल था ये 60 बीसी से लेकर 2 सेंचुरी तक था, और ये आंध्र प्रदेश से थे। खुद को कहते थे दक्षिणापद स्वामी। राजधानी इनकी पैठन थी यानी कि प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में है। शासक सिसुक या सिमुक, और जो अंतिम शासक थे वो थे पुलमाई। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे उनमें सिमुक, सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी द्वितीय। इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश के सबसे महान शासक थे। ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, इनमें से किसी ने भी छत्तीसगढ़ में रहकर शासन नहीं किया। सर छत्तीसगढ़ में जो शासक मिलते हैं वो इनके परिवार के होंगे या कोई रिलेटिव होंगे या सामंत हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 शासक के नाम मिलते हैं। पहला है राजा शिवश्री अपीलक, दूसरा राजा कुमार वर्दत श्री, और तीसरा सदवा। इनके साक्ष्य हमें 2 जिले से मिलते हैं, एक शक्ति और एक बिलासपुर। शक्ति में गुंजी का शिलालेख, बालपुर और किरारी। इसके बाद अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ चक्करबेड़ा और बूढ़ी खार मल्हार से इनके साक्ष्य मिलते हैं। पहला है गुंजी का शिलालेख। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये किस जिले में है। तो शक्ति जिले में है। और कहाँ है? तो शक्ति जिले के गुंजी ग्राम में है, जो दमोदरा नाला के पास चट्टान में प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। और किसके बारे में है? तो कुमार वर्दत श्री, 1ली शताब्दी की है। और इसमें उल्लेख है कि कुमार शिव श्री अपीलक का शासन था 12 वर्षों तक, वर्दत श्री के पहले। इसमें उल्लेख है कि इन्होंने ब्राह्मणों को 1000 गाय दान किया था, और ये इस उद्देश्य से किया था तो आयु बढ़ाने के लिए किया गया था। इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान दी थी, और ऐसा इन्होंने 2 बार किया था। दमोदरा जो जगह है ये महाभारत काल में ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपको इतना फैक्ट याद रखना है। अगला जगह है बालपुर, जो शक्ति जिले में है। यहाँ महानदी के तट से राजा अपीलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के? तो 4 सिक्के। और इन सिक्कों का जो शेप है ये स्क्वायर है, ना कि राउंड। इन सिक्कों में एक तरफ हाथी का अंकन है और दूसरी तरफ एक स्त्री और नाग का। तो यहाँ से कूट में प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप इसे डिटेल में याद करें। यहाँ पर 4 सिक्के मिले थे जो स्क्वायर शेप के हैं। एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ स्त्री और नाग का अंकन है। किसका है? तो राजा अपीलक का। और कहाँ से मिला है? तो बालपुर, महानदी के तट से। अगला है किरारी। तो किरारी में हमें काष्ठ स्तंभ मिला था सातवाहन कालीन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा, और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो किरारी का हम सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन। किरारी है शक्ति जिले में, शक्ति जिले के मालखरौदा तहसील, और यहाँ पर है ग्राम किरारी। किरारी में एक तालाब है जिसका नाम है हीराबंद तालाब। यहाँ से हमें मिला था काष्ठ स्तंभ। ये काष्ठ स्तंभ किस प्रकार का है? तो यह एक यज्ञ स्तंभ है, और इसे सबसे पहले प्रमाणित किया था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी ने। क्या मिला है? तो यहाँ पर काष्ठ स्तंभ मिला है जिसमें कर्मचारियों के पदों का उल्लेख है। और ये कब का है? तो 2nd सेंचुरी का है ये। और अभी ये कहाँ पर है? तो महंत घासीदास संग्रहालय में इसको रखा गया है। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि कहाँ पर रखा गया है। तो महंत घासीदास संग्रहालय जो कि रायपुर में है, रायपुर में यहाँ रखा गया है। और 1921 में इसे हीराबंद तालाब से खोजा गया था। इसकी लंबाई है 13 फीट 9 इंच, और लकड़ी की बात करें तो ये साल और बीजा लकड़ी से बना हुआ है। काष्ठ स्तंभ का जो ऊपरी भाग है ये कलशनुमा है,
रिपोर्ट आया था 1925 और 26 में। इसकी भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी है इसकी। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है किरारी के कास्ट सिस्टम से रिलेटेड। तो बिलासपुर में दो जगह है जहां पर सातवाहन कालीन साक्ष्य मिले हैं। पहला है चकरबेड़ा और दूसरा है बूढ़ी खार मल्हार। बेड़ा से दो सिक्के प्राप्त हुए हैं गोल्ड के, और ये दोनों सिक्के रोमन हैं। मल्हार में मिट्टी के मुहर में उल्लेख है वेद सीरीस यानी कि वेद श्री। बूढ़ी खार में लेखायुक्त प्रतिमा मिला था, रेखांकित प्रतिमा। वैष्णो देव पर मूर्ति लेख है, कब की है तो 1st सेंचुरी, और इसका निर्माण किया गया था दो महिलाओं के द्वारा, एक प्रजावती और एक भारद्वाजी। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन दक्षिण कोसल आए थे और सातवाहन राजा थे तब सातवाह, और इनके द्वारा 5 मंजिला भव्य संघाराम बनाया गया था। सातवाहन काल के समय 2nd सेंचुरी में मिस्र का प्रसिद्ध ज्योतिषी टॉलमी यहाँ पर आया था। टॉलमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की थी तो 2nd सेंचुरी में। सातवाहन वंश के पतन के बाद यहाँ पर वाकाटक आए थे। तो दो फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पर। टॉलमी का यात्रा छत्तीसगढ़ में हुआ था सातवाहन काल में, और ये 2nd सेंचुरी में हुआ था। इसके अलावा सातवाहन वंश का जब पतन होता है छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर वाकाटक आते हैं। कुषाण वंश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इनका शासन बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर केवल इनका सिक्का मिला है। इनके प्रमुख शासक थे विक्रमादित्य और कनिष्क। यहाँ पर सिक्का मिला है दो जगह से, एक तेलीकोट खरसिया रायगढ़, यहाँ से गोल्ड कॉइन मिला है जिसके खोज करता है डॉक्टर C.K. साहू, और तांबा का सिक्का मिला है बिलासपुर और कोरबा से। तो आज की इस वीडियो में हमने मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघ और सुंग वंश इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे हम वाकाटक वंश पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।